आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज आप लोगों के बीच फिर से फेसबुक लाइव के ज़रिए आपसे अपने विचार को रखने का काम करेंगे और सभी फेसबुक साथियों को कहेंगे कि आज के जो मुद्दे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसको आप सब लोग सुनिए, समझिए और निर्णय लीजिए। देश एक खतरनाक मोड़ पर और निर्णायक मोड़ पर है। ये देश बचाने और बनाने की लड़ाई है। ये सरकार बनाना गिराने की बात नहीं, बल्कि देश को बचाना और बनाना है। ये चुनाव कोई मोदी जी का नहीं, बल्कि मुद्दों पर होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से लगातार मोदी जी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके और जांच एजेंसियों की मदद से देश पर आपातकालीन अघोषित इमरजेंसी थोप रहे हैं, झूठे केसों में लगातार मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कल ये जीत गए तो किसान, कर्मचारी और व्यापारी को क्या समझेंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने विवेक से निर्णय लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को जो है काफ़ी नुकसान होगा। तानाशाही पूरे देश में है और इसका तलवार से नहीं, बल्कि वोट के चोट से आप लोग जवाब देने का काम कीजिए। हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, हम लोग किसान मजदूर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी कभी भी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की बात नहीं करते। लगातार मोदी जी और भाजपा के लोग जो हैं उन विषयों को नहीं छूते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो लगातार इधर उधर की बातें करेंगे, हम लोगों को गालियां दिया जाएगा। उसके अलावा 2014 से अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम लोग आपके बीच में कुछ आंकड़े भी रखेंगे बेरोजगारी को लेकर के। अपने आप से आप लोग पूछिएगा कि मोदी जी के 10 वर्षों में क्या महंगाई चरम पर नहीं है? गरीबी इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो अनाज बांट रहे हैं। आप समझिए, देश की आधी आबादी से भी ज़्यादा यानी 80 करोड़ लोगों को खुद मोदी जी मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि वो अनाज बांट रहे हैं। हालांकि मोदी जी के समय से अनाज बांटने की शुरुआत नहीं हुई है, ये तो कांग्रेस के ज़माने से ही अनाज लोगों को बांटा गया। लेकिन आज गरीबी इतनी चरम पर है, बढ़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटा जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, इसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप देखेंगे भयानक आंकड़े मेरे सामने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, यानी हिंदी में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बेरोजगारी की रिपोर्ट और ताज़ा आंकड़ों में मुताबिक आज देश के बेरोजगारों में से 83% युवा है, यानी 83% जो है युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जो है 65.5% है, यानी जो पढ़े लिखे युवा हैं उसमें भी
65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ, देखिएगा, गांव में आत्मा बस्ती है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.5% युवा के पास काम है। यानी भारत की आत्मा जहां गांव में बसती है, 82% युवा गांव के हमारे देश में बेरोजगार है। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया। हम आपको बताना चाहते हैं, और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ILO का आंकड़ा है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात है। इसलिए मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या, 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज आप लोगों के सामने हमने आंकड़ा रखा, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या कहा था, आप खुद से सवाल पूछिए। 2014 में NDA को 40 में से 33 सीटें मिली थी, और 2019 में NDA को 40 में से 39 सीटें जो है वो मिली। 10 वर्षों से ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के आने के बाद क्या तब्दीली हुई आपकी जिंदगी में, जरा इस पे सोचिएगा। मोदी जी ने 10 वर्षों में आपके गांव को क्या दिया? मोदी जी ने 10 वर्षों में आपके जिला, क्षेत्र, प्रदेश को क्या दिया? मोदी जी ने क्या आपके गांव में अस्पताल बनवाया? क्या स्कूलें अपग्रेड की? क्या आपके जिला के क्षेत्र में उद्योग लगाया? क्या 10 वर्षों में निवेश बिहार में आया? क्या 10 वर्षों में जितना निवेश और विकास गुजरात में हुआ है, क्या उतना बिहार में हुआ है? ये सवाल जो है आप सब लोगों को पूछना चाहिए। मोदी जी ने क्या वादा किया था पिछले बार कि 2022 तक जो है किसान भाइयों का आय दुगना कर देंगे। क्या आय दुगना हुआ किसानों का? किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं है उनसे बात करने के लिए, उनकी समस्याओं का हल करने के लिए। मोदी जी ने कहा था जिसका घर नहीं उसको पक्का मकान देंगे 2022 तक। क्या उन गरीबों को क्या पक्का मकान मिला? ये सवाल पूछेगा। मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने का काम करेंगे। क्या आपका पटना या बिहार में जो चुने गए थे स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या वो शहर स्मार्ट बने? ये सवाल पूछिए। स्थानीय मुद्दे, 2 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने कही थी, 10 साल में 20 करोड़ हो जाता। कितनों को मोदी जी ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया? सरकारी नौकरी तो छोड़िए, जो पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने की कवायद शुरुआत नहीं की गई। जो भारत सरकार में 15-15 लाख रुपए क्या खाते में आए? किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का क्या हुआ? क्या हमारी गंगा को साफ करने का वादा किया था इन्होंने, क्या गंगा साफ हुई? पेट्रोल, डीजल, गैस सस्ती हुई या और महंगा हो गया? सब्जी दाल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी या घटी, ये विचार कीजिए। बेरोजगारी कम हुई कि बढ़ी, ये विचार कीजिए। गरीबी बढ़ी कि घटी, ये आप लोग सोचिए। अग्निवीर का क्या हुआ? अग्निवीर में जो सेना, रेलवे में सबसे ज़्यादा बहालियां मिलती थी उसको जो है निजीकरण जो है कर दिया गया, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया। नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? ये जो है आप लोग बताइए और सोचिए। बोलते हैं देश का चुनाव है,
हम बताना चाहते हैं, जब तक गांव का, आपके गांव का विकास नहीं होगा, जब तक आपके प्रखंड का विकास नहीं होगा, जब तक आपके जिले का विकास नहीं होगा, जब तक आपके प्रदेश का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी बातों को हमने आपके समक्ष रखा है और आप लोग सोच विचार करके वोट देने का काम कीजिएगा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ अफवाह फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, इनका केवल एक ही एजेंडा है कि बिना काम किए हुए समाज को बांटो, लड़ाओ, नफरत पैदा करो ताकि उनका काम निकल जाए। लेकिन आप सब लोग, बिहार के लोगों से अपील है, आप सब होशियार लोग हो, सामाजिक राजनीतिक तौर पर आप लोग काफ़ी मजबूत हैं, इनके छलावे में नहीं आना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का फेसबुक पर हम स्वागत करते हैं और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। फिर बीच बीच में आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात को हम रखेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय बिहार।